हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे पवनों का विंड्स। देखिए, आप सभी जानते हैं पवन क्या होती है, हवा, वायु ये क्या होती है। पवनें हम भूल कर तीन दे रखी है, एक सनातनी पवन या यूं कहो ग्रहीय पवनें, दूसरी है स्थायी पवनें, दूसरी है मौसमी, तीसरी पवन है स्थानीय। ये तीन भागों में पवनों का विखंडित या बांटा गया है। अब हम इस आज अध्ययन करेंगे सिर्फ सनातनी या ग्रहीय पवनों का अध्ययन करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सनातनी पवनों या यूं कहें ग्रहीय पवनों की बात करते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, पवन उच्च वायुदाब से, हम पहले इसका बेसिक देखें, पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब है लो प्रेशर की ओर चलती है। दूसरी चीज ये उच्च दाब, जहां पर दाब प्रवणता, ध्यान सुनिए, जहां पर दाब प्रवणता अधिक है वहां पर पवनें तेज गति से चलेगी और जहां दाब प्रवणता कम है वहां पवनें बहुत धीरे गति से चलेगी। तो इफेक्ट करता है दाब प्रवणता इसके ऊपर। तो मोटे तौर पर हम देख सकते हैं कि ये जो पवनें चलती है, पवनें पर्टिकुलर हम बात करें सनातनी पवनों की, तो पूरे विश्व या पूरे ग्लोब के ऊपर इन पवनों को तीन भागों में बांटा गया था। तीन भागों से आपको सबको विदित है, व्यापारिक पवनें, पश्चिम पवनें और ध्रुवीय पवनें। लेकिन इन पवनों का प्रभाव क्षेत्र, ये सनातनी पवनें प्रभाव क्षेत्र, सनातनी पवनें कहाँ चलती है, उनके क्षेत्र कौन से, पहली चीज कहाँ चलेगी, इनको जो प्रभावित करने वाले कारक है उन कारकों में पहला आएगा दाब प्रवणता। पहला है दाब प्रवणता, अर्थात दाब प्रवणता का मतलब है उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का अंतर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का अंतर दाब प्रवणता कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सनातनी पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। दाब प्रवणता इन्हीं पवनों को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट हमारे धरातलीय स्वरूप, धरातलीय स्वरूप, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर ऊबड़ खाबड़ धरातल है, जहां पर ऊबड़ खाबड़ धरातल है वहां पर इन पवनों की गति मंद होती है। ध्यान रहे, इन पवनों की गति मंद होती है और जहां पर समतल है वहां पर इनकी गति तेज होती है। यूं कहे महाद्वीपों के ऊपर सनातनी या ग्रहीय पवनें धीमी मंद गति से चलती है, जबकि जल के ऊपर, जल पर कहां चलेगी, स्थल पर, जबकि जल पर ये तेज गति से चलती है, तेज गति से चलती है। अर्थात यूं कहे उत्तरी गोलार्ध में सनातनी पवनें अपने धीरे रूप से चलेगी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम है और वहां पर पानी अधिक होने के कारण तेज गति से चलेगी। ये दो पॉइंट इनके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किन्हीं ये पवनें दाब प्रवणता के आधार पर कैसे चलेगी, दूसरी चीज धरातलीय स्वरूप वहां पर कैसा है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है या समतल नहीं है। इसके अलावा पृथ्वी की अक्षीय गति, इसको चीज को ध्यान रखिए, पृथ्वी की अक्षीय गति या अक्षीय, ये चीज इन पवनों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अर्थात इन पवनों की दिशा, अक्षीय गति के कारण इन पवनों की दिशा चेंज हो जाती है। हम आगे पढ़ेंगे इसका विस्तृत अध्ययन, तो ये चीज मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखिएगा। हम दोस्तों आगे बात करते हैं, मेन हमारा मुद्दा है तीनों पवनों का अध्ययन करना, इन पवनों का तीन पवनों का अध्ययन करना। इससे पहले एक चीज ध्यान रखें, इन पवनों की दिशा को जो प्रभावित करते हैं वो तीन नियम, एक कोरियोलिसिस, कोरियोलिसिस जो आपने पढ़ा होगा, एक है या यूं कहे फेराई का नियम, फेराई का नियम पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। दूसरा है बॉयस बेलेट का नियम, बॉयस बेलेट का नियम। ध्यान रखें दोस्तों, फेराई का नियम और बॉयस बेलेट का नियम थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। या यूं कहे यदि जिस दिशा से, ध्यान सुनिए, जिस दिशा से हवाएं चल रही है उस दिशा की ओर पीट करके खड़े होते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में पवने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवने अपने बाईं ओर घूम जाती है। ये कहता है फेरल का नियम, जो हम आगे पढ़ेंगे पवनों में काम आएगा। बॉयज बेलर का नियम क्या है? ये दिशा से संबंधित और ये दाब से संबंधित है। ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों, दाब से कैसे? बॉयज बेलर में क्या होता है? जिस दिशा से पवनें चल रही है, यदि उस दिशा के मुंह करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर। अधिकतम ताप यहाँ पर न्यून वायुदाब और यहाँ अधिक दाब होगा। दोस्तों बॉयज बेलर के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में वायु न्यून वायुदाब, दाईं ओर अधिक दाब। मैंने कहा था इसे पीठ करके खड़े होते हैं और इसे मुंह करके। ध्यान रखें, यदि इनको हम इसका मुंह करके नहीं मानकर यदि पवनें चल रही उस दिशा में पीठ करके खड़े होते हैं तो इनकी दिशाएं चेंज हो जाएगी। मोटे तौर पे ये डिफरेंट है दोस्तों इसके अंदर। तो बॉयज और बेलर का नियम पवनों के दाब और दिशा, पवनों के दाब वह दिशा दोनों को प्रभावित करते हैं। तो ये दोस्तों मोटे तौर पर दो नियम हैं, बॉयज बेलर और फेरल का नियम। इसमें एक चौथी तीसरी चीज आती है हेडली कॉस। दोस्तों ये हेडली कॉस विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी या अयनवर्तीय क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। न्यून दाब पेटी में या अयनवर्तीय क्षेत्र या यू पे 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी दक्षिण अक्षांश के बीच हेडली कॉस का निर्माण होता है। अर्थात क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाधर पवनों के संचलन से हेडली कॉस का निर्माण होता है। क्षैतिजीय व वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। ध्यान रहे, हमने वायुदाब पेटी में पढ़ा था कि भूमध्य रेखा के ऊपर हवाएं संवहनीय प्रकार की चलती है। हवाएं कैसे चलती है? संवहनीय प्रकार की। इसीलिए भूमध्य रेखा ऊंचाई ज्यादा है, ये हमने पहले पढ़ी थी। और पेड़ पौधे भी यहाँ अधिक ऊंचाई की ओर मिलते हैं। तो ये पवनों के रूप में मुख्य रूप से 3 नियम है। इन 3 नियमों का पवनों में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन पॉइंट पवने सनातनी पवनों कितने भागों में बांटा गया है, इसका बेसिक हो गया। अब एक चीज मैंने बताई थी, ये चीज ध्यान रखिए, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है। अर्थात यू कहे जहां दाब प्रवणता बल ग्रेडियंट फोर्स, जहां दाब प्रवणता अधिक है वहां पवनें तेज गति से चलेगी, और जहां दाब प्रवण न्यून है वहां पवनें धीमी गति से चलेगी। कैसे है दोस्तों? यू देखिए, आप चित्र से समझिए, ये दाब प्रवणता बल पास में है, यहां पवनें चलेगी तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? दाब प्रवण न्यून है, बहुत ज्यादा न्यून, अधिक है तो अधिक होने के कारण पवनें तेज गति से नहीं चलेगी। और जहां पर दाब प्रवण दोस्तों देखिए न्यून है तो पवनें भी धीमी गति से चलेगी। अर्थात जहां दाब प्रवणता बल अधिक है वहां यह दाब प्रवणता का अंतर क्या होता है? उच्च वायुदाब में निम्न वायुदाब का अंतर निकालने पर दाब प्रवणता एक ग्रेडियंट फोर्स निकल जाता है। तो जब दाब प्रवण बल अधिक होगा तो पवनें तेज चलेगी, दाब प्रवण बल न्यून होगा तो पवनें भी धीरे चलेगी। ये नियम सभी में जगह लागू होता है। और दूसरी चीज, अब देखो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब कहां होगा? जहां पर अधिक ताप होगा वह न्यून वायुदाब होगा, और जहां न्यून ताप होगा वहां पर अधिक दाब होगा। ये चीज ध्यान रखनी, इनमें विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर कुछ चीजें अपवाद मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते जाएंगे, यानी उच्च अक्षांश की ओर जाते जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी, फलस्वरूप वायुदाब में वृद्धि होती जाएगी।
तो दोस्तों अब आगे हमारे पहले हम बात करते हैं पवनों की बात करें तो पूरे विश्व को ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में 3 पवन है। हम एक ध्यान रखिए डोल्ड्रम पेटी है जिसको हम इसमें भी अध्ययन करते हैं, जो कि 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक यह है। उसके बाद आती है हमारी व्यापारिक पवनें, हमारे दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनें, और उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें। यहां पर इनका विस्तार है 30 डिग्री तक दोस्तों। उसके बाद आती है हमारी पछुआ पवनें, उसी प्रकार यहां पर भी पछुआ पवनें। अब उत्तरी गोलार्ध में वापस विपरीत आती है ध्रुवीय पवनें। 60 है दोस्तों ये 90, 60 ये 90। ध्यान रखिए ये हमारी है व्यापारिक पवनें, ये है व्यापारिक पवनें। उत्तरी गोलार्ध में या पछुआ पवनें जो कि 30 से 60 के बीच में, ये है हमारी 60 से ऊपर ध्रुवीय पवनें। पछुआ पवन ये है ध्रुवीय पवनें, ध्यान रखिए। और ये हमारा बीच वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये है शांत पेटी या डोल्ड्रम। इसका मतलब ये होता है दोस्तों यहाँ पर हवाएं नहीं चलती है, शांत प्रकार की रहती है। क्षैतिज रूप में चलने वाली हवाएं लगभग गौण है, जबकि यहाँ पर संवहनीय प्रकार की हवाएं चलती है। क्यों चलती है? उच्च तापमान और उच्च वायुदाब, यहाँ पर निम्न वायुदाब के कारण। अब दोस्तों हम बात करते हैं पहले व्यापारिक पवन। देखो दोस्तों इन पवनों के ऊपर ध्यान रखना घूर्णन गति का प्रभाव पड़ता है। सभी पवनों पर पहले टॉपिक बात करते हैं कि घूर्णन गति का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पवनें विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित कैसे होती है दोस्तों? देखिए ये हो गया, आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब पवनें चलती है, जब पवनें चलेगी दोस्तों देखिए यूं चली, देखिए तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एक पवन यूं जाएगी, ये इनकी दिशा को इंडिकेट करती है। जो ये मैं बताने जा रहा हूं ये दिशा है कि पवन विक्षेपित होकर अपनी मूल दिशा से चलती हुई उस दिशा में नहीं जाकर कोई दूसरे या किसी और जगह रास्ते में चल जाती है। ये सारी पवनें हैं दोस्तों, ये पवनें। अब देखो ये भूमध्य, ये तो न्यून वायुदाब 0 डिग्री हो गया, यहाँ उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब, यहाँ ध्रुवीय न्यून वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, यहाँ न्यून वायुदाब। जो हमने वायुदाब पेटी में अध्ययन कर चुके। हमारी पवनों की दिशाएं देखिए चेंज हो गई है, ये यू चेंज हो गई है, चलने की दिशा में चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ विक्षेपण का प्रभाव अधिक होता है और यहाँ पर व्यापारिक पवन कोरियोलिसिस प्रभाव अधिक होता है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण यह विक्षेपित दिशा में आ गई है। हम बात करें यहाँ देख दोस्तों कोरियोलिसिस प्रभाव भूमध्य रेखा पर, और हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो जो 0 डिग्री से जो उच्च अक्षांश की ओर जाते जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि होती जाएगी, यानी कि समानुपाती संबंध है। तो यहाँ घूर्णन गति के कारण अपनी पवनें जो चलती मूल दिशा में विपरीत हो जाती है। दूसरी बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, या यूं कहें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, यानी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। आपस में किससे मिलती है दोनों पवनें? दोनों मिलती है विषुवत रेखीय पछुआ पवनों से, विषुवत रेखीय पछुआ पवनों से। ध्यान रखना दोस्तों पछुआ पवनें यहाँ चलती है, लेकिन यहाँ विषुवत रेखीय पछुआ पवन चलती है, जिनसे ये सारी पवनें मिल जाती है। जब ये यहाँ पवनें मिल जाती है तो यहाँ पर घनघोर रूप से बारिश करते हैं, बारिश होती है। इन व्यापारिक पवनों के आपस में मिलने से बारिश यहाँ पर भूमध्य रेखा अधिक
मात्रा में होती है, जो कि आपको पहले भी बता दिया गया था। ये व्यापारिक पवन है, न्यून वायुदाब वाले क्षेत्र होते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, न्यून वायुदाब वाले क्षेत्र होते हैं व्यापारिक पवन है। आप इनकी दिशा भी देख सकते हो, दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, यूं हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हमारी दक्षिणी गोलार्ध पवनें इस प्रकार चल रही है, अब यूं चल रही है, तो हमारी दिशा क्या हुई, यूं चल रही है, तो दक्षिण पूर्व। हम बात करते हैं दक्षिण गोलार्ध में, तो इनकी दिशा हुई दक्षिण और ये पूर्व। हमारा यू देखिए पूर्व है, ये दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। इनमें दोस्तों क्या क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा बताइए। तो दिशा में दोस्तों ये होगी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर हमारी यू दिशा चल रही है, ठीक है। और ये किस दिशा की ओर चल रही है, तो दिशा की ओर क्या कि दिशा चल रही है, बोले दिशा ना हो, दिशा की ओर नहीं हो, तो हमारे केवल दक्षिण पूर्व आंसर आएगा, जो हम आगे डिटेल से बाद में बता देंगे। तो व्यापारिक पवन, इन व्यापारिक पवनों की हम बात करते हैं, उत्पत्ति से बात करें तो ये अंग्रेजी के ट्रेड विंड, अंग्रेजी के ट्रेड विंड से बना है, जिसमें ट्रेड शब्द जर्मन का है, जर्मन भाषा का ट्रेड शब्द है। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, अर्थात यहाँ पर जलयान, पाल युक्त जलयान सामान लाने ले जाने में चलते रहते हैं, इसी कारण यहाँ पर जो चलने वाले हवाएं हैं उनको व्यापारिक पवनों की संज्ञा दी गई है। ये सारे ये जर्मन शब्द से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट। और ट्रेड विंड शब्द अंग्रेजी का शब्द है, यानी कि अंग्रेजी शब्द दिया गया है। हम आगे बात करते हैं व्यापारिक पवन के। जब व्यापारिक पवन चलती है, यहाँ पर घंटों वाली होती है, प्लस ये गर्मी के अंदर, गर्मी में इनका क्षेत्र न्यून रहता है और सर्दी में इनका क्षेत्र बढ़ जाता है, सर्दी में इनका क्षेत्र बढ़ जाता है। ध्यान रखिए, ये जो पवने हैं इन पर घूर्णन गति का भी प्रभाव पड़ता है, जो मैंने फेरल कोशिका, हेडले और कोरोलेस बल के अनुसार और बॉयज बॉल का नियम समझाकर मैंने बता दिया था। यहाँ पर घूर्णन गति का प्रभाव पड़ता है, जिस कारण जो दिशाएं चलती है उनमें थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे रिफ्लेक्ट यूं होता है, ये पवने चलती है, ये पवने चलने का विस्तृत वास्तविक कारण है कि आज पवने कहाँ चल रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होकर वापस इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जो कि घूर्णन गति के और कोलिस प्रभाव के कारण ये संभव हो पाता है। जब व्यापारिक पवन चलती है तो दोस्तों मैं दाब प्रवणता बताया था कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, जहां पर गर्मी सर्दी अधिक होगी, अर्थात क्यों कहें सर्दी अधिक है और मान लो कहीं पर गर्मी अधिक है, तो दोस्तों सर्दी अधिक है तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च वायुदाब रहेगा। उच्च वायुदाब गर्मी जहां पर है, यहाँ पर गर्मी है तो यहाँ निम्न वायुदाब रहेगा, तो सर्दियों में यह गर्मी जो स्थल की ओर मतलब सागर से स्थल की ओर चलती है, यूं कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों यह हमारी व्यापारिक पवनों में जो विश्व में एक हमेशा के लिए चली जाती है, ये मौसमी नहीं है या फिर स्थानीय नहीं है, प्रकार की नहीं है। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद है पछुआ पवने। पछुआ पवने, पछुआ पवने, ये दोस्तों इन पवनों चाहे व्यापारिक पवन हो चाहे पछुआ पवन हो, इन पवनों के ऊपर स्थल और जल का प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि स्थल के अंदर, क्योंकि स्थल में इन पवनों का क्रम टूट जाता है और उतनी तेज गति से नहीं बन पाती, उनको ऊर्जा नहीं मिल पाती, और जबकि जलीय भाग होता है वहां पे इनको ऊर्जा मिल जाती है, जिसका तेज गति से और निर्बाध रूप से चलती है। तो मैंने बताया ट्रेड शब्द, ट्रेड शब्द का मतलब यही है कि निर्दिष्ट रूप से चलती है, निर्दिष्ट रूप से मतलब कंटिन्यू चलती रहती है। अब बात करते हैं पछुआ पवने की। पछुआ पवन दोस्तों ये चलती है, तो इसी के बीच में एक टॉपिक कर लेते हैं, थोड़ा सा कर चुके, अश्व अक्षांश, जो कि 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में अश्व अक्षांश है, और यहीं पर पछुआ पवने चलती है। मैंने पहले बता चुका कि अश्व अक्षांश स्पेन और अमेरिका, स्पेन व अमेरिका से घोड़े लाद कर ले जाया जाता था, तो अधिक भार के कारण, वजन होने के कारण जहाजों से घोड़े को गिरा दिया जाता है, जिसका इसका अश्व अक्षांश नाम दिया गया है। पछुआ पवन चलती है, इन पछुआ पवनों को जैसे नाम से पता चलता है कि जो पूर्व से हवा चलती है, पूर्व से पवन चलती है, उसे पूर्वा पवन कहा जाता है, और जो पश्चिम से चलती है उसे पछुआ पवन कहा जाता है। ये तो होगी व्यापारिक पवन।
तो पूर्व से चल रही है, देखिए दोस्तों पूर्व से आ रही है, पूर्व से, और ये पश्चिम से आ रही है। उत्तरी गोलार्ध में देखो चाहे दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम से आ रही है, तो उन पश्चिम पवनों को पश्चिम से चलने का पश्चिम पवन है और पूर्व से चलने का वेस्टर्लाइज या पूर्वा पवन नाम दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पछुआ पवन है। पछुआ पवनों पर भी पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना दोस्तों। और यहाँ पर कोरियोलिस या फेरल का नियम लागू होता है। जिस प्रकार व्यापारिक पवनों में फेरल का नियम लागू हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर भी फेरल का नियम लागू होता है। अर्थात जिस दिशा से हवा चल रही है उस दिशा में यदि मुंह पीट करके खड़े हो जाए तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर पवनें चलती है। इसके बाद पछुआ पवनें बात करते हैं। पछुआ पवनों की पछुआ पवनें सिर्फ इस तल पर धीरे चलती है, जबकि जल के ऊपर ये तेज गति से चलती है। जल के ऊपर तेज गति से चलती है, अर्थात इनको ऊर्जा मिलती है और निर्बाध रूप से ये पवनें पछुआ पवनें चलती रहती है। पछुआ पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब व भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के मध्य चलती है। इन दोनों के बीच में पछुआ पवनें निर्बाध रूप से चलती रहती है, जिसके कारण ये पवनें उत्तर की ओर अर्थात ध्रुवों की ओर ये पवनें चलती रहती है। चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें हम, चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात करें, दोनों गोलार्धों के अंदर ये पवनें ध्रुवों की ओर निर्बाध गति से चलने लग जाए चल रही है। इन पछुआ पवनों की मैंने एक बात कही थी दोस्तों कि स्तर पर तेज, इन पवनों का उत्तरी गोलार्ध में, इन पवनों पछुआ पवन की बात उत्तरी गोलार्ध में एक पूरा पथ नहीं मिल पाता है, मतलब पूरी जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि बीच में स्थल फिर जल स्थल जल आता रहता है। दूसरी चीज दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश जल है, अधिकांश जल होने के कारण ये बहुत तेज गति से चलती है, बहुत तीव्र गति से चलती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में उतनी तीव्र गति से ये चल नहीं पाती है। दक्षिण गोलार्ध में तेज गति से चलने के कारण, ध्यान रखिए दोस्तों, सिर्फ दक्षिण गोलार्ध की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ दक्षिण गोलार्ध में तेज गति से चलने के कारण पछुआ पवनों को 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता चालीसा और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भयंकर पचासा और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चीकती साठा के नाम से जाना जाता है। सिर्फ दक्षिण चीकती साठा सिर्फ दक्षिण अक्षांश के ऊपर कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में नहीं कहते हैं, क्योंकि नीचे जल अधिक है और जल में ये पवनें तेज गति के कारण निर्बाध रूप से चलती रहती है। ये इसके अन्य नाम है, अक्षांश के ऊपर इन पवनों के नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं इनकी दिशा देखिए दोस्तों, ये यूं चलती पवन है, यूं चल रही है और यूं चल रही है। देखिए अर्थात उत्तरी गोलार्ध की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। देखिए यूं चल रही है, उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और अब यदि दक्षिण गोलार्ध की बात करें पछुआ पवनों की, तो ये इनकी गति इनकी दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। कैसे देखो यूं चल रही है, यूं चल रही पवनें यूं चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो उत्तर हुआ, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की ओर दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा है, इस दिशा की ओर चलती है। और ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आता है दोस्तों। पछुआ पवनों की बात हम बात करते हैं ध्रुवीय पवनों की बात दोस्तों। ध्रुवीय पवनें ये पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदाब से और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच में चलने वाली जो पवनें हैं उनको ध्रुवीय पवनें कहते हैं। इन पवनों में दोस्तों यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, इसके अंदर सभी पवनों में यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो ध्रुवीय उच्च इनके बीच चलती है। दूसरी चीज ये ध्रुवों से पछुआ पवनों की साइड चलती है, अर्थात यहाँ क्या होता है
इसके अंदर पछुआ पवने व ध्रुवीय पवने आपस में मिल जाती है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश होती है। और ये बारिश दोस्तों कोहरे जैसी होती है। बारिश जो होती है वो कोहरे जैसी होती है। तीव्र मूसलाधार बारिश यहाँ पर नहीं होती है। कहाँ? पछुआ ध्रुवीय पवने यहाँ पर मिल जाती है। और यह पवने जहाँ पर मिलती है वहां पर अधिक बारिश, ध्यान रखना दोस्तों, अधिक बारिश तो सिर्फ भूमध्य रेखा ही है। ध्यान, यहाँ पर अधिक बारिश क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो बर्फ के रूप में या ओले के रूप में यहाँ पर गिरता है। कहाँ पर? यहाँ पर। और कभी कभी ये ध्रुवीय पवनें शीत ऋतु में तेज होती है और ग्रीष्म ऋतु में बहुत धीरे चलती है। अर्थात कभी कभी शीत ऋतु होने के कारण ये ध्रुवीय पवनें 60 डिग्री अक्षांश तक भी पहुंच जाती है। कौन सी पवनें? ये ध्रुवीय पवनें 60 डिग्री अक्षांश तक पहुंच जाती है, वो भी सर्दी अधिक होने के कारण। और सभी पवनों के लिए शीत ऋतु उपयुक्त मानी जाती है। शीत ऋतु में अपने निर्बाध रूप से अपनी गति से चलती रहती है, जबकि गर्मियों में इनमें। अब इस पवनों की बात करें दोस्तों, तो पवनों में जो ध्रुवीय पवन है वो है, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा चलेगी? यूं चल रही है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ये पश्चिम दिशा है, दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। और हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इनकी दिशा चलती है, दिशा है। अर्थात यूं दिशा है, ये दक्षिण गोलार्ध में होगी और ये उत्तरी गोलार्ध में। तो क्या हुआ इसकी दिशा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये दक्षिण गोलार्ध की बात करें हम यहाँ पर तो क्या रही? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर दोनों चलती रहती है। दोस्तों इनमें एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, इन दिशा में यदि पवनें यूं चल रही है तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलेगी। और यदि पवनें यूं चल रही है तो उत्तर, ये दिशाएं, आप दिशाएं ध्यान रख लीजिए, ये सारी दिशाएं कैसे दिशाएं? देखो दोस्तों, ये बीच वाली दिशा है तो यहाँ बीच में ही चल रही है। यदि यहाँ कोई पवन चल रही होती तो ये हो क्या? कैसे हुआ? यहाँ पर इस पवन का नाम लूं तो पहले उत्तर आएगा, क्योंकि ये उत्तर के पास में चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात करूं ये लाइन, तो ये पहले पश्चिम के पास में चल रही है पवन, तो यहाँ पहले पश्चिम का नाम आएगा, मतलब पश्चिम से उत्तर। और ये पवन चल रही है तो ये उत्तर के पास में जाता है, तो यहाँ नाम आएगा उत्तर पश्चिम। या यूं कहें, हम मोटे तौर पर देखा जाए तो पवनों को यूं विभाजित कर सकते हैं, सिर्फ यही है। हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया और इसके नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये चीज यहाँ से हम व्यापारिक पवनों की बात करें तो व्यापारिक पवन यूं चल रही है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या हुआ? पश्चिम पूर्व उत्तर से पश्चिम दक्षिण की ओर। और यदि हम इसी पवन को यूं, ये कौन सी पवन है? ये चल रही पछुआ पवन होगी इस दिशा की ओर, तो क्या होगी? उत्तर, देखिए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। मेरा कहने का मतलब यही है कि इन पवनों की दिशा यदि आपको याद हो गई तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण याद हो गए तो इनकी सभी की दिशाएं भी आपको अपने आप होती याद हो जाएगी, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये पवन ठीक है। हम ध्रुवीय पवन ध्यान रखिए, ध्रुवीय पवन ध्रुव पर चलने के कारण इसको नॉर्थ ईस्टर भी कहा जाता है, नॉर्थ ईस्टर पवन के नाम से जानते हैं ध्रुवीय पवनों को। तो ये इनका प्रभाव सर्वाधिक प्रभाव यूएसए व कनाडा में सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। किनका? इन ध्रुवीय पवनों का। उसी प्रकार पछुआ पट्टों का नाम दिया, ये नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं यूएसए, जहां यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ध्रुवीय पवनों का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। ये अब हम सभी पवनों की बात करें तो ध्यान रखें, जिस दिशा में पवनें चलती है, जैसे व्यापारिक पवन की बात करें, व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्व की ओर टकराती है और यही पूर्व की ओर ही बारिश करती है। इसी प्रकार हम पछुआ पवनों की बात करें तो पछुआ पवनें महाद्वीप ध्यान ये पश्चिम में टकराती है, इस कारण ये पश्चिमी भागों में भी बारिश करती है। लेकिन एक चीज आप और ध्यान रखना, जहां पर लगभग 40 डिग्री अक्षांश से
उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, वहां पर महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल भी पाए जाते हैं। मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जब हवाएं चलती है तो वह आर्द्रता युक्त पानी से पानी के ऊपर चलेगी तो उनमें आर्द्रता रहेगी, आर्द्रता रहने के कारण वहाँ बारिश नहीं हो पाती, इस कारण महाद्वीपों में पश्चिम भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। इसका अध्ययन हम मरुस्थल वाले टॉपिक में डिटेल से करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि व्यापारिक पौनी महाद्वीपों के पूर्व में और पश्चिम पौनी महाद्वीपों के पश्चिम में टकराती है तो वहाँ बारिश भी करती है, महाद्वीप के पश्चिम और पूर्वी भागों के अंदर। यहाँ आज का